हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ नीट 2027 और 28 वालों के लिए, ठीक है। और नीट 2026 वालों को बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर एग्ज़ाम, ठीक है, जो 3 मई को होगा, है ना। तो देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आज ये 2 टॉपिक मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक बारी में ही समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरे नाम कुछ इस प्रकार है: डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टाइपिंग और डीएनए टेस्ट। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम इन और नामों से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? ये एक टेक्निक होती है एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने की, उसके डीएनए की स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे, उसके डीएनए की स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो फादर थे वो थे सर एलेक जेफरी, 1984 में। इनका नाम याद रखना है। और इंडियन पूछ ले तो आप लोगों को ये 2 नाम याद रखने हैं, डॉक्टर लालजी सिंह और वीके कश्यप। ये दोनों ही नाम एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट भी माने जाते हैं ठीक है। सारे ह्यूमन में 99.9% डीएनए सेम होता है, ओनली 0.1% का डिफरेंस प्रेजेंट होता है अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन जीनोम में, वो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। 0.1 डिफरेंसेस वो होते हैं 3.3 × 10⁶ बेस पेयर, ठीक है। तो आप लोगों को कौन सा याद रखना है? दोनों याद रखने हैं, बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए ये वाला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं? लार्ज पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का। सर ये तो 0.1% है, लार्ज पोर्शन कैसे बनाएंगे? बेटा ये आपको सुनने में और देखने में नहीं लग रहा है ना, सुनने में लग रहा होगा छोटा है, बट अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से जूम करोगे, जब आप इसकी माइक्रोस्कोपिक से देखोगे एक्टिविटी, तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा लार्ज पोर्शन, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है बेस पेयर से कंपोज हुआ है, जो यहाँ पे एक एक्सपेंसिव टास्क है और एक डॉन्टिंग टास्क है। डॉन्टिंग यानी डिफ़िकल्ट टास्क और एक्सपेंसिव यानी महंगा, इसमें खर्चा पानी बहुत लगता है। तो यहाँ पे एक क्विक टेस्ट और मेथड निकाला हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उसको आज हम जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए नाम से। यानी हम खर्चे से बचने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करते हैं सर, सही बात है। नेक्स्ट देखिएगा, मोर देन 98% फंक्शनलेस होता है, नॉन फंक्शनल होता है और एक नॉन कोडिंग पार्ट होता है। क्या कि 98% से ज़्यादा फंक्शनलेस होता है, नॉन फंक्शनल होता है और नॉन कोडिंग पार्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया सीक्वेंस ATGC ATC ATGAC TGC, और यहाँ पे ले लिया ATTCGATGTTA। क्या ये सीक्वेंस रिपीट कर रहा है? बार बार के एक ही सीक्वेंस आ रहा है? तो नहीं आ रहा। तो मैं इसको नाम दे दूंगा नॉन रिपीटेटिव डीएनए। क्या दे दूंगा? नॉन रिपीटेटिव डीएनए। इसमें देखो ATGC 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 ATGC, तो ये बार बार क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। तो मैं इसको रिपीटेटिव डीएनए का नाम दे दूंगा। क्या दे दूंगा? रिपीटेटिव डीएनए। और इस रिपीटेटिव डीएनए को मैं सैटेलाइट डीएनए बोल दूंगा, और सैटेलाइट डीएनए इसका इम्पोर्टेंट नाम है बच्चों, बिकॉज मैंशनड इन एनसीईआरटी एंड एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। ये सैटेलाइट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। बाकी बचा ये पार्ट जो है आपका, ये क्या? ये लेस देन 2% फंक्शनल होता है। ये क्या था फिर? ये तो मोर देन 98% था।
जो फंक्शनलेस नॉन फंक्शनल होता है और लेस देन 2% फंक्शनल होता है, कोडिंग पार्ट होता है, और आरएनए और प्रोटीन को कोड करता है। सर किसको कोड करता है? आरएनए और प्रोटीन को। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब काम की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, देखिएगा, देखें, ये मैंने एक ह्यूमन सेल ले ली, उसमें उसका ये डीएनए बाबा प्रेजेंट है, और जब मैं इसको थोड़ा जूम मारता हूँ, क्या मारता हूँ? जूम मारता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने एक जो है CHCl के डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में ले लिया। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने इसको जो है काट दिया। किससे काट दिया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने बायोटेक में पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग मोलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलिक्यूलर कैंची। एक नाम मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ऐसे ही, HEY3। मान लो मैंने HEY3 नाम के एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस डीएनए को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको जो है CHCl की डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में भर लिया। अब क्या होगा? अब ये यहाँ पे जब होगा तब यहाँ पे मैं इस पे UV रेडिएशन डालूँगा। क्या डाल दी मैंने यहाँ पे? ये UV रेडिएशन। अब UV रेडिएशन जब मैंने डाली ना, तो यहाँ पे ये सैटेलाइट डीएनए जो है छोटे छोटे टुकड़ों में आ गया, और यहाँ पे एक में बल्क डीएनए जो है इकट्ठा हो गया। तो बल्क डीएनए यहाँ पे इकट्ठा हुआ, और यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए के कुछ टुकड़े टुकड़े इकट्ठे हुए अलग अलग। ठीक है, तो टुकड़े टुकड़ों को मैं जो है यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए बोल दूंगा, और एक बल्क डीएनए यानी एक मास जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, उसको मैं यहाँ पे जो है बल्क डीएनए बोल दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कर्व हम देखने जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। यहाँ पे एक UV एब्जॉर्बेंस है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 2 पीक्स बनती हैं बच्चों। कितनी पीक्स बनती हैं? 2 पीक्स बनती हैं। एक होती है मेजर पीक, एक होती है माइनर पीक। मेजर पीक यहाँ पे जो है कोडिंग पार्ट होता है, नॉन रिपीटेटिव डीएनए होता है, बट इसमें कुछ रिपीटेटिव डीएनए भी होता है। क्या होता है मेजर पीक में? एक तो कोडिंग पार्ट होता है, एक यहाँ पे नॉन रिपीटेटिव डीएनए होता है, और एक कुछ रिपीटेटिव डीएनए होता है। मैंने ज़्यादा नहीं बोला, मैंने बोला है सम, कुछ रिपीटेटिव डीएनए होता है। और यहाँ पे ये 2 बनती है माइनर पीक, और माइनर पीक में यहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए होता है जो अपने आप को बार बार दोहराएंगे, रिपीट ही करते रहेंगे, जैसे ATGC ATGC ATGC, है ना, ऐसे रिपीट करते रहेंगे। बट यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं होगी, ATGU, है ना, ऐसे से कुछ होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए में बोल दो, रिपीटेटिव डीएनए सैटेलाइट है, तो यहाँ पे क्या एक किसी प्रोटीन को कोड करेगा? नहीं कर पाएगा, ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा, रिपीटेटिव डीएनए यहाँ पे मॉडरेटली रिपीट होता है, यानी कंसिस्टेंटली नहीं होता, मॉडरेटली रिपीट होता रहता है। हाईली रिपीटेड डीएनए होता है। हाईली रिपीटेड डीएनए कौन सा होता है? सैटेलाइट डीएनए होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, विच डीएनए इज मोस्ट हाईली रिपीटेड, तो आप बोलोगे सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलोगे? सैटेलाइट डीएनए। कंटिन्यूस टैंडम रिपीटेटिव डीएनए 2 प्रकार का होता है, एक कंटिन्यूस होता है, एक डिस्पर्स्ड होता है, या फिर मैं इसे टैंडम रिपीट भी बोल दूंगा, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूस बोल दूंगा, फिर नॉन टैंडम भी मैं इसको बोल सकता हूँ दूसरे वाले को। टैंडम रिपीट में तो देख सकते हो ATGC यहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ कौन सा होता है? टैंडम रिपीट वाला, कंटिन्यूस वाला। और यहाँ पे डिस्पर्स वाले में जो अलग अलग सीक्वेंस आते रहते हैं, जैसे ATGC, फिर बीच में ही एक और CG, है ना, ऐसे कंटिन्यूस सीक्वेंस नहीं बन रहा, ये रिपीट नहीं हो रहा बार बार। ये क्या हो रहा है? नॉन रिपीटेटिव डीएनए आ रहा है। क्या आ रहा है? नॉन रिपीटेटिव डीएनए की कैटेगरी में आ रहा है बच्चों। फिर देखिएगा हमने किस बेसिस पे इसको लिया। बेसिस यहाँ पे बेस कंपोजिशन ATGC रिच, यानी ये कौन से बेस से बने हैं? AT बेस से बने हैं, GC बेस से बने हैं। ठीक है, कौन से बेस से रिच है? AT रिच है या फिर GC रिच है। फिर यहाँ पे रिपीटेटिव यूनिट, कितनी रिपीटेटिव यूनिट है इसमें? नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। और यहाँ पे फ्रैगमेंट की लेंथ, यानी उस जो डीएनए की जो फ्रैगमेंट बनी यहाँ पे, है ना, उसकी लेंथ बताओ हमें क्या है।
और यहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए, दो पार्ट होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। कौन सी सैटेलाइट? माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट यहाँ पे जनरली जीसी रिच होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं बच्चों? जीसी रिच होते हैं माइक्रो सैटेलाइट वाले। और यहाँ पे 1 से 6 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेटिव यूनिट टैंडमली रिपीट करती रहती है। क्या कितने बेस पेयर लॉन्ग? 1 to 6, ये याद रखोगे। क्या? 1 to 6 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेटिव यूनिट यहाँ पे जो है रिपीट करती रहती है टैंडमली। ठीक है, और इसको मैं एसएसआर भी बोल दूँ। हाँ, सिंपल सीक्वेंस रिपीट, यानी एक ही सिंपल सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है तो एसएसआर भी बोल सकता हूँ शॉर्ट में, और इसको एसटीआर भी बोल सकता हूँ, शॉर्ट टैंडम रिपीट। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना। और इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। और यहाँ पे एंड ऑफ माइक्रो सैटेलाइट पे होता है। कहाँ होता है? एंड ऑफ माइक्रो सैटेलाइट पे होता है। कहाँ होता है एब्सेंट? एंड ऑफ माइक्रो सैटेलाइट पे जो एब्सेंट होता है, ये आप याद रखेंगे। जैसे गा 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 गा, जी 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 जी। ठीक है, फिर यहाँ पे बारी आती है मिनी सैटेलाइट की। मिनी सैटेलाइट 80 रिच होते हैं। क्या होते हैं? 80 रिच होते हैं। 11 से 60 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 11 से 60। तो ये याद रख लेना। लॉन्ग रिपीटेटिव यूनिट टैंडमली रिपीट करती है। क्या करती है? लॉन्ग रिपीटेटिव यूनिट टैंडमली रिपीट करती रहती है अपने आप को। और इसको मैं VNTR भी बोलता हूँ। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो इस पे जो है निशान लगा लेना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्या हो गया ये? क्या है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ये नाम आपको हर एक स्टेटमेंट में मिल सकता है जो भी DNA फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड होगी। फिर देखना, हम VNTR के बारे में कुछ बात बोलते हैं। साइज़ ऑफ VNTR होता है 0.1 से 20 KB। ये याद रख लेना, NCERT की डायरेक्ट लाइन है। और यहाँ पे इस पर क्वेश्चन आता है, साइज़ पूछता है। और यहाँ पे कई बार GB में भी साइज़ दे देता है। तो GB को याद ना रख के हमें किसको याद रखना है? KB को याद रखना है। KB है अपने काम की। ठीक है, तो VNTR यहाँ पे जो है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, यानी वेरिएशन की हाई डिग्री शो करता है। VNTR यहाँ पे जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। VNTR को हम जो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी वेरी करवा सकते हैं, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम, सर होमोलोगस तो एक जैसे होते हैं, फिर वेरी कैसे होंगे? ये करवा सकता है। एक चाइल्ड है जिसको 50% VNTR मिला बाप से और 50 मिला माँ से। ठीक है, तो ये याद रख लेना। कंपोजिशन पूछ लेता है कितना कितना मिला। VNTR फ्लैंक्ड हुआ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से, यानी रिस्ट्रिक्शन साइड से। और यहाँ पे ये एलेक जेफरी ने डिस्कवर्ड किया था। VNTR एलेक जेफरी ने। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बात करूँ तो VNTR यहाँ पे जो है DNA की फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो यहाँ से एक असरेशन रीजन का क्वेश्चन ओपनर तैयार हो जाता है। असरेशन बोल देगा VNTR यूज इन फिंगरप्रिंट DNA फिंगरप्रिंटिंग, रीजन बोल देगा इट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सही बात है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। देखिएगा, ये 2 क्रोमोसोम लिए मैंने, जिसमें एक जीन A है, एक जिनमें जीन B है। जीन A है, जीन B है। ये आया पिता से, ये आया माता से, पैटर्नल मैटरनल। ठीक है, यहाँ पे जीन A है, जीन A है। यहाँ पे ये VNTR के एलील हैं। क्या है? VNTR के एलील हैं। ठीक है, समझ रहे हो। ये यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे 5वां क्रोमोसोम। ठीक है, ये यहाँ पे जीन B है, यहाँ पे जीन B है। दोनों यहाँ पे कैसे हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर वाले बच्चे हैं। कैसे हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर वाले बच्चे हैं। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है जूम मार लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? यहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्शन साइट मिली। क्या मिली? रिस्ट्रिक्शन साइट मिली। और इस रिस्ट्रिक्शन साइट पे यहाँ पे इस तरह मुझे मिला CCGGGGCC और CCGGGGCC। ठीक है, यहाँ पे TA यहाँ पे। ठीक है, और इस रिस्ट्रिक्शन साइट को यहाँ पे इस पूरे को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट लिया गया, पैटर्नल वाले को, और यहाँ पे मैटर्नल वाले को भी काट लिया गया। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन की फ्रेगमेंट बन गई, क्या बन गई, रिस्ट्रिक्शन की फ्रेगमेंट बन गई, जिसको मैं शॉर्ट में RF बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पे RF LP हो जाएंगी कंबाइन होके, क्या, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ में वेरिएशन आ गया या नहीं आया, ठीक है। तो RF LP बना। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक NCERT का आपको डायग्राम मिलेगा, ठीक है। उसमें यहाँ पे 2 इंडिविजुअल के जो है DNAs को कंपेयर कर रखा है, ठीक है। तो ये कंपेयर जो है आप NCERT से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक तरफ हमने लिया 3, ठीक है, और एक हमने लिए यहाँ पे 4। ये यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 7 में हुए सारे, यहाँ पे 9 आए, यहाँ पे 11 बेस पेयर आए। समझ रहे हो मेरी बातें, यहाँ पे 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, क्रोमोसोम 7 में। यहाँ पे इंडिविजुअल कोई B है, A है, B में यहाँ पे 11 और यहाँ पे 9 बेस पेयर, क्रोमोसोम नंबर 7 में। फिर यहाँ पे ये पैटर्नल, ये मैटरनल, ये पैटर्नल, ये मैटरनल है, ठीक है, याद रख लेना, पैटर्नल मैटरनल पैटर्नल मैटरनल। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, क्रोमोसोम नंबर 2 में। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, क्रोमोसोम नंबर 2 में। तो ये भैया ये यहाँ पे क्या हो गए, ये यहाँ पे क्या हो गए, ये यहाँ पे इक्वल हो गए, ये यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल हो गए, और ये यहाँ पे क्या हो गए, नॉट इक्वल हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 मिले, यहाँ पे 10 मिले, क्रोमोसोम नंबर 16 में। यहाँ पे 5 मिले, यहाँ पे 2 मिले, क्रोमोसोम नंबर 16 में। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गए नॉट इक्वल। तो यहाँ पे जब मैंने इसको दोनों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ दिया, तो यहाँ पे एक बना कैथोड एंड, एक बना एनोड एंड में मैंने इसको ले लिया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये 10 वाला, ये 9 वाला, यहाँ पे इस पे 11 थे, है ना, 8 और 8 ये सेम आ गए, 7 और 7 ये सेम आ गए। यहाँ पे लोचा हो गया, 5 और 5 सेम आ गए, यहाँ पे 4, ये 3 और यहाँ पे लोचे हो गए। यहाँ पे ये A का है, ये B का है, RF LP, ठीक है। तो यहाँ पे मैच कर सकता है, 2 केस में ही मैच करेगा। इस केस में जो है एक बार ही मैच करा तो ये कर सकता है, ये वैलिड होता है कंडीशन के लिए, ठीक है। मैच यहाँ पे कौन सी कंडीशन में करेगा, अगर जिन दोयों का तुम लोगों ने लिया है, क्या लिया है, गलत मत सोचना, DNA लिया है, तो अगर वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, यानी एक ही माँ के कोख से जन्मे जुड़वा हैं, उस केस में, और यहाँ पे कोई 2 डिफरेंट सेल हैं सेम इंडिविजुअल के, यानी तुम्हारी बॉडी है, एक तुमने अपनी स्किन का सेल ले लिया और एक तुमने अपनी किसका सेल ले लिया, अपनी बॉडी की किडनी का सेल ले लिया, या स्टोमक की इंटेस्टाइन का सेल ले लिया। तो यहाँ पे एक ही बॉडी के 2 अलग अलग सेल ले लिए, उस केस में जो है ये मैच कर सकता है। एक चाइल्ड के 50% मैच करेगा फादर के साथ और 50% करेगा मदर के साथ। तो याद रख लेना, पूछ लेता है कितना % मैच करेगा और आया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेथड की मैं बात करूँ तो मेथड यहाँ पे जो है मैंने वही किया कि एक जो है यहाँ पे सैंपल कलेक्शन हुआ किसी भी क्राइम सीन से, स्किन का सेल हो सकता है, हेयर फॉलिकल हो सकता है, सीमन भी हो सकता है, और यहाँ पे कोई भी अदर बॉडी का सेल हो सकता है। और यहाँ पे जो है आइसोलेशन किया मैंने DNA का, अगर यहाँ पे DNA की अमाउंट यहाँ पे लेस देन हुई PCR की यूजिंग अमाउंट से, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकती है ये बातें, अगर मैंने बोला है, ध्यान रख लेना। और यहाँ पे DNA को मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे जो है आप बायोटेक में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड पे, यहाँ पे एनोड पे, है ना, यहाँ पे ये DNA को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया था, तो यहाँ पे इसके बना लिए। फिर इसका डीनेचुरेशन कराया एल्कालाइन मीडियम का यूज़ करके, DNA को यहाँ पे ssDNA में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सैंपल्स आए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने साउदर्न ब्लोटिंग करवाई, क्या करवाई, साउदर्न ब्लोटिंग करवाई। यहाँ पे DNA को ट्रांसफ़र किया जेल से नाइलोन या फिर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये यहाँ पे जेल है और जेल यहाँ पे एग्रोज जेल है, क्या है, एग्रोज जेल, ये आप पढ़ोगे बायोटेक में, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे
इनको निकाल के किसी नाइलॉन पे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाई VNTR का प्रोब यूज़ करके। किसका यूज़ करके? VNTR का प्रोब यूज़ करके। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे VNTR के। किसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? VNTR के। और यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री आए 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 ऑटो रेडियोग्राफी करवाई। क्या करवाई? ऑटो रेडियोग्राफी करवाई। और यहाँ पे एक्सरे की फिल्म पे हमने ले लिया, तो यहाँ पे DNA की फिंगरप्रिंट आई और यहाँ पे DNA की प्रोफाइल आई, ठीक है। सिग्निफिकेंस, इसका यूज़ क्या होता है? क्राइम को आइडेंटिफाई करना फॉरेंसिक साइंस में, और यहाँ पे जो है पैटर्निटी डिस्प्यूट यानी घरेलू झगड़े, और यहाँ पे जो है पॉपुलेशन को डिटरमाइन करना और जेनेटिक कोई भी डाइवर्सिटी को डिटरमाइन करना। समझ रहे हो? फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके इस टॉपिक से आउट ऑफ हो सकता है, तो मुझे बताइए सेगमेंट ऑफ DNA विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर नोन एज, जो सेगमेंट ऑफ DNA जो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करता है उसको हम रिकॉन बोलते हैं। रकून नहीं, रिकॉन। क्या बोलते हैं? रिकॉन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखना साउथर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं, शॉर्ट में मैं आप लोगों को जो है बता देता हूँ। ये जेल है और ये नाइलॉन है। क्या है? ये नाइलॉन है और ये जेल है। हमने प्रोटीन को यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग की मदद से हमने इसको नाइलॉन में शिफ्ट कर दिया। क्या? कि हमने प्रोटीन को जेल मीडियम से नाइलॉन मीडियम में शिफ्ट कर दिया वेस्टर्न ब्लॉटिंग की मदद से। क्लियर है? फिर हमने DNA को इसमें जो है ट्रांसफ़र कर दिया साउथर्न ब्लॉटिंग की मदद से, ठीक है। और RNA को जब हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे नॉर्थर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको बस ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। बाकी सारा काम जो है आपका दिमाग अपने आप कर लेगा। फिर है हमारे पास DNA पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम वेरिएशन भी बोलते हैं। DNA का वेरिएशन, ये किस कारण से होता है? ये म्यूटेशन के कारण से होता है। म्यूटेशन आपके पास में दो प्रकार की होती है, जर्मिनल और स्टोमेटिक, ठीक है। जर्मिनल में भी हम जो है केस 1 और केस 2 देखेंगे। केस 1 है जर्म सेल में म्यूटेशन हो गया, जर्म सेल स्पर्म हुआ, ऑर्गेनिज्म का जो प्रोड्यूस करने का एबिलिटी है वो खो देगा। क्या? जर्मिनल म्यूटेशन में जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ तो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करने की एबिलिटी खो देगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग और गैमेट को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी खो देगा, और यहाँ पे जनरेशन दूसरी जनरेशन में पास नहीं हो पाएगी, तो ये नॉन इनहेरिटेबल बोलेंगे जर्मिनल को, ठीक है। केस 2 में जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ बट यहाँ पे सीरियसली इम्पेयर्ड नहीं हुई ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी गैमेट्स और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की। तो अगर सीरियसली नहीं हुई तो यहाँ पे दूसरी जनरेशन में इजीली जा सकेगी और इनहेरिटेबल कहलाएगी। फिर होता है स्टोमेटिक म्यूटेशन। इस म्यूटेशन में स्टोमेटिक सेल में होता है और ये यहाँ पे दूसरी जनरेशन में पास नहीं हो सकता, तो इसे भी हम नॉन इनहेरिटेबल बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है अपना मस्त वाला टॉपिक जिस पे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, थियोरेटिकल टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP मैं शॉर्ट में बोलूँगा। ये 1990 में स्टार्ट हुआ और 2003 में पूरा हो गया। टोटल 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, बट सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे जो है क्रोमोसोम 1 की जो सीक्वेंसिंग है वो यहाँ पे जो है कंप्लीट हुई थी मई 2006 में, यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 3 साल बाद, ठीक है। बट टोटल स्टडीड क्रोमोसोम थे 24। कितने थे? 24 में 22 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम, हाँ है ना।
मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो यहाँ पे सीक्वेंसिंग ऑफ बेस पेयर के लिए जो लागत आई थी, कॉस्ट जो हुआ था, वो $3 हुए थे, $3 ठीक है। और टोटल यहाँ पे जो है इतने होते हैं, तो इनके लिए यहाँ पे $9 बिलियन लगे थे। ये एक की बात है, यानी $3 एक के लिए लग रहे हैं, तो इतनों के लिए इतने लगेंगे 9 बिलियन। इसमें बुक थी, है ना, बोला है अगर ये लिखा जाए बुक में तो एक बुक के 1000 पेज और एक पेज में 1000 लेटर और टोटल 3300 बुक होंगी, तब जाकर जो है सारे ऑर्गेनिज्म की जो है बेस पेयरिंग होगी। बट ये पॉसिबल नहीं होता है एक्चुअलिटी में। फिर आती है एक टर्म बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये यहाँ पे बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जो मेथड और यहाँ पे टूल डेवलपमेंट से डील करती है, यानी हाई स्पीड होती है कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की, ठीक है, टू स्टोर और एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको कभी भी अगर ज़रूरत हो तो हमारे कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर में वो स्टोर है ऑलरेडी, हम उसको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और एजेंसीज़ कौन कौन सी थी इस प्रोजेक्ट में? यूएस डिपार्टमेंट थी एनर्जी की, और यहाँ पे जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, ठीक है। मेजर पार्टनर यहाँ पे जो है वेलकम ट्रस्ट UK था। फिर यहाँ वेलकम की स्पेलिंग देख लेना। फिर अदर कंट्रीज़ यहाँ पे जापान, फ्रांस, चाइना, जर्मनी एक्सेट्रा भी थी। फिर एक नोट हम लिखते हैं कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक पर्सन है, ये एक दूसरा पर्सन है, ये इसका क्रोमोसोम नंबर 11, ये क्रोमोसोम नंबर 11, इसका जीन लिया, यहाँ पे ATGC, CT अलग अलग आया, SNP, और इसका ये जो T, इसका A, इसका T, इसका A, इसका A, यानी इसका T, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हुआ AT, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई किया कि 1.4 मिलियन ह्यूमन जीनोम में यहाँ पे SNPs प्रेजेंट होते हैं। गोल्स क्या थे इसके? गोल्स आप लोग याद रखना क्या, कि यहाँ पे 20 से 30 हज़ार जीन को ह्यूमन DNA में आइडेंटिफाई करना, और यहाँ पे जो है 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर के सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, ताकि ह्यूमन जीनोम को मेकअप करा जा सके, बनाया जा सके, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन को जो है डाटा बेसिस में स्टोर करना। फिर यहाँ पे क्या था? इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस। फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज़, यानी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करना, ताकि उन इंडस्ट्रीज़ की भी मदद हो सके और अपना जो है वेलफेयर हो सके। एड्रेस एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू डेट में अराइज फ्रॉम ए प्रोजेक्ट, इससे भी आए। फिर यहाँ पे मशीन की बात करते हैं, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस, जो यहाँ पे सेंगर के प्रिंसिपल पे बेस्ड थी, और यहाँ पे इसमें सीक्वेंसिंग थी वो यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन के पे कुछ बेस थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी कुछ सीक्वेंसिंग होती है। फिर आता है एक DNA क्लोनिंग। होस्ट, यहाँ पे DNA क्लोनिंग में होस्ट जो होता है वो होस्ट होता है बैक्टीरिया और ईस्ट। वेक्टर को मैं क्या बोलता हूँ बताओ मुझे? ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में कैरियर। BAC और YAC याद रखने हैं भाई। DNA क्लोनिंग यहाँ पे जो है मैनी आइडेंटिकल क्लोन ऑफ DNA को बनाता है, ठीक है। ये एक DNA है, इसको रिस्ट्रिक्शन से काटा तो बहुत सारे यहाँ पे DNA बने, और यहाँ पे BAC पे, यहाँ पे इसको मैंने काटा रिस्ट्रिक्शन से BAC को, तो यहाँ पे DNA लाइगेज को जब मैं जोड़ता हूँ तब यहाँ पे BAC कुछ इस प्रकार अलग अलग जुड़ता है, और यहाँ पे ये जो है रिप्रोडक्शन करके अलग अलग अपनी स्पीसीज़ को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। E. coli में सारा काम मैंने किया था, ठीक है। फिर नॉन ह्यूमन मॉडल, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक यहाँ पे जो है हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजाई, फर्स्ट यूकैरियोटिक यहाँ पे जो है सैकरमाइकस cerevisiae, और फर्स्ट प्लांट यहाँ पे जो है एरबीडेपिस थैलियाना, जिसको मैं यहाँ पे जो है शॉर्ट मस्टर्ड प्लांट भी बोलता हूँ। ये क्या है? SORTMUSTARD मस्टर्ड, और यहाँ पे लिख दूँगा पौधा।
फर्स्ट एनिमल यहाँ पे जो है कोरेनियो हैबिटिस इलेंगनास था, जो फ्री लिविंग था, नॉन पैथोजेनिक था और नेमेटोड था। अदर ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई का नाम होता है बच्चों, इसका फ्रूट फ्लाई का, राइस, इकोलाई एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है भाई जहरीला इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन। यहाँ पे पोल्यूटेंट का यहाँ पे रिमूव होना इन्वायरमेंट से, यानी सॉइल वाटर एक्सेट्रा का रिमूव होना, सॉइल वाटर एक्सेट्रा से जो है पोल्यूटेंट का रिमूव होना, ठीक है। कोई प्लास्टिक हो गया या फिर कोई अदर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन है ना, बाकी सब। सुडोमोनास पिट्यूइडा सुपर बग होता है। क्या होता है? सुपर बग होता है। क्या करता है? ऑयल में जो है यहाँ पे डिग्रेडेशन करता है। ऑयल फॉल्स ऑन वाटर सरफेस, यानी जो पानी के सरफेस पे जो वाटर यहाँ पे जो है ऑयल गिरता है वाटर के सरफेस पे, तो यहाँ पे उसका डिग्रेडेशन करवा देता है ये बग। फिर एचजीपी के सैलिएंट फीचर हम देखते हैं। लार्जेस्ट क्रोमोसोम 1, यहाँ पे जीन 1, 2, 3 है तो 2968 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं जीन क्रोमोसोम 1 में? 2968। ये आप याद रखोगे, ये सारे ही इम्पोर्टेंट आते हैं भाई, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है वाई क्रोमोसोम। मिनिमम नंबर ऑफ जीन होते हैं, क्या होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ जीन होते हैं, जो होते हैं 231। मिनिमम नंबर ऑफ जीन 231, स्मॉलेस्ट वाई, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा मुड़ा हुआ होता है, क्या होता है? थोड़ा बैंडेड होता है ऐसा सा, ठीक है। इस पर TDF होता है, यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन, जिससे मेल की पहचान होती है, किसकी? पुरुष की। SRY जीन सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम, जो शॉर्टेस्ट जीन होता है, आप लोगों को पता होगा। X क्रोमोसोम यहाँ पे लार्जेस्ट जीन होता है। X क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल फीमेल में, है ना। जीन mRNA। फिर यहाँ पे डायस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाएगा, 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं। अगर यहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हुआ और यहाँ पे म्यूटेटेड हो गया तो DMD बनेगा। DMD यहाँ पे ड्यूकेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो आप लोग वीडियो को वापस से देखें, और कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट में पूछें, ठीक है। थैंक्स और सब्सक्राइब।